मुज़ाकराती अमल कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशें। ईरान अमरीका अमन माहिदा बहुत करीब। माहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने के हवाले से पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान फ़रीक़ैन के साथ राबते में है। माहिदे के फौरी बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। कामिल यकीन है तारीखी अमन माहिदा खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए मजबूत बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। ईरान और अमरीका मुआहदे के करीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बयान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दिया। आलमी मीडिया ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमन मुआहदे के हवाले से बयान ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया। सोशल मीडिया पर भी वज़ीर आज़म का बयान टॉप ट्रेंड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत का ऐलान। ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। मुआहदा होने पर तमाम ममालिक के लिए आबने हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा। ईरान से अब किया जाने वाला मुआहदा ओबामा दौर के मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ईरान दर हकीकत अब एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से बेहतर और मुख्तलिफ होगा। सदर ट्रंप। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम उस्सानी का टेलीफोन। ईरान अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे पर बहुत जल्द दस्तखत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। कतर के वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की खुसूसी सिफारती और अमन कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है इक़दामात के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम उस्सानी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। अहम पेशरफ्त खित्ते में देर पा अमन इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती और सालिसी की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान की मजबूती और तरक्की के लिए मिलकर काम करना है। सूबों का अपने मौशी वसाइल पर हक है। 2010 के NFC अवार्ड में बलोचिस्तान के हिस्से में 100% इजाफा किया गया। बतौर वज़ीर आज़म सूबों की यकसा तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं। हमने मिलकर मुल्क को आगे ले जाना है। एक मरतबा फिर बामानी मुज़ाकरात की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। रवां साल मुआशी लिहाज से नुमायां पेशरफ्त हुई है। बजट में बरामदात और टैक्स निज़ाम के लिए काम किया। 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी गई। वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर सुपर टैक्स के खात्मे पर मुत्तफिक हैं। ज़राई शोबे के लिए कर्जों की फराहमी का हजम 20 अरब से तजावुज़ कर गया। मुआशी इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब बढ़ेंगे। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिड को फ़रोग देने के लिए तमाम टैक्सेस खत्म कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट मीडिया ब्रीफिंग। FPCCI और दीगर कारोबारी तंजीमों की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम को बेहतरीन और अवामी उमंगों पर मबनी बजट पेश करने पर मुबारकबाद। विफाकी बजट 2026-27 मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के लिए मुस्बत कदम है। कारोबारी बरादरी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखते हुए इक़्तिसादी तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ में किरदार अदा करेगी। FPCCI। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। गरीब दिहाड़ीदार तबका शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार। चीनी, आटा, रोजगार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स और तंदूर बंद होने से मरीज अद्वियात और लोग रोटी के लिए ख्वार। एहतजाज से आम आदमी की मुश्किलात से कम होने की बजाय मजीद इजाफा। गरीब अवाम अब मजीद किसी भी परेशानी, हड़ताल या बहरान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। शहरी आज़ाद कश्मीर। मोदी का इक़्तिदार से चिमटे रहने का जुनून। भारतीय मईशत, अक़लियतें और अवाम बदहाली का शिकार। दी टेलीग्राफ के मुताबिक भारतीय मईशत में रुपया कमज़ोर, सरमाया मुल्क से बाहर और निजी सरमायाकारी तबाह। जंग के बायस तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड कमी। ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी दबाव बढ़ गया। मोदी और अमित शाह सियासी फ़ायदे और हिंदुत्व सोच मुसल्लत करने के लिए मुसलमानों की जान के दुश्मन बन चुके हैं।
अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सरपरस्त आला आलमी सतह पर फिर तस्दीक। सबूतों के बावजूद नया तालिबान रजीम के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। अफगानिस्तान में खवातीन को जानवरों से भी कम बुनियादी हुकूक हासिल। दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें देकर अफगान तालिबान ने साबित किया कि वो खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। दी डिप्लोमैट। आलमी बरादरी को अफगान तालिबान की दहशत गर्दाना पॉलिसियों के खिलाफ जबानी जमा खर्च की बजाय सख्त तरीन रवैया अपनाना होगा। माहिरीन। SIFC की सहूलतकारी से लाइव स्टॉक शोबे में अहम कामयाबी। मवेशियों में मुंह और खर के अमराज की रोकथाम के लिए रूसी वैक्सीन की फराहमी बहाल। इस इक़दाम से मवेशी पालने वाले किसानों के एतमाद में इजाफा होगा और बीमारियों से बचाव का निज़ाम बेहतर होगा। बेहतर वैक्सीन फराहमी से लाइव स्टॉक की पैदावार, मयार और तरक्की के नए मौक़े पैदा होंगे और बरामदात में इजाफे समेत पाकिस्तान रूस ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। It's Mbolo, and it's 1-0 Switzerland. Decent ball. Diaz sifting it through here for Saibari. What a finish! फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा रोज सैन फ्रांसिस्को में कतर और स्विट्जरलैंड का मैच एक गोल से बराबर रहा। एस्ट्रेडफोर्ड के मेटलाइफ स्टेडियम में भी मराकश और ब्राजील का मुकाबला एक गोल से बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए गए। It's Mbolo, and it's 1-0 Switzerland. Decent ball. फीफा वर्ल्ड कप 7वें मैच में मैसाचुसेट्स में स्कॉटलैंड ने हैटी को एक गोल से शिकस्त दी। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल जॉन मैकजेन ने 28वें मिनट में किया। ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2 गोल से मात दी। आज का 5वां मैच जर्मनी और क्यूरासाओ के दरमियान होगा। मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। Yeah, it's a good chance. There's cross behind, good contact. And at the other end, Australia's... पाकिस्तान के लिए आलमी एजाज। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल फुटबॉल सियालकोट तैयार। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की तैयारी में पाकिस्तान की सनती महारत और मयार का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तान ने मेहनत हुनर से फुटबॉल के आलमी इवेंट्स में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली। जदीद टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान को खेलों के सामान में आलमी मुकाम दिला दिया। पाकिस्तान में तैयार किए गए फुटबॉल की दुनिया भर में धूम। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल बॉल सियालकोट में तैयार। चाउंडा पर पाकिस्तान टीवी की खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। सियालकोट की महारत और पाकिस्तानी कारीगरों की मेहनत आलमी सतह पर नुमाया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का जोश बलूचिस्तान पहुंच गया। गड्डानी के नौजवानों की रेत पर शानदार तख्लीक। फनकार स्मैर शौकत और टीम ने रेत पर फुटबॉल वर्ल्ड कप की शानदार तस्वीर बना डाली। गड्डानी के साहिल पर बनी तस्वीर के जरिए फुटबॉल से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। गड्डानी के फनकारों ने शानदार सलाहियतों से बलूचिस्तान का खूबसूरत रुख दिखा दिया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप दूसरे रोज 3 मैचेस खेले गए। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड की खवातीन को 40 रन से शिकस्त दी। स्कॉटिश टीम के 161 रन के जवाब में आयरिश टीम 121 रन पर आउट। इवेंट के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। कैंगरूज के 172 रन के जवाब में प्रोटीज टीम 107 रन पर ढेर हुई। चौथे मैच में वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से मात दी। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए गए। Shibnim Ismail is back for South Africa. महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से कोयटा में 5 किलोमीटर रन फॉर फन मैराथन रेस प्रोफेशनल और जनरल मैराथन 2 कैटेगरीज पर मुश्तमिल थी। दौड़ में 200 से जायद एथलीट्स ने हिस्सा लिया। रेस एयरपोर्ट रोड कोयटा से शुरू होकर अयूब स्टेडियम कोयटा में मुकम्मल हुई। शायकीन स्पोर्ट्स ने इस मुस्बत सरगर्मी को खूब सराहा। और लंदन में क्वींस क्लब चैंपियनशिप फाइनल बरतानिया की एमेरा
रादुकानो और क्रोएशिया की डाना वेगक के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में रादुकानो ने अमेरिका की टीनेजर एवा जोविच को शिकस्त दी। डाना वेगक ने बरतानिया की केटी बोल्टर को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रोमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज़ में आपको बताते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान अमरीका अमन मुआहिदे के बहुत करीब हैं। एक्स पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के बाद पाकिस्तान फ़ौरन अमन मुआहिदे पर दस्तखत के लिए तैयार है, जिसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल अज़्म का मुज़ाहरा करने पर अमरीका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के शुक्रगुजार हैं और ख़ित्ते में अपने भाइयों की हिमायत पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि ये तारीख़ी मुआहिदा पायदार अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमरीका ईरान मुमकिना मुआहिदा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ट्वीट ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका ईरान मुआहिदे से मुतालिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा था कि अमरीका और ईरान पहले से कहीं ज़्यादा अमन मुआहिदे के करीब हैं। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उसके फ़ौरन बाद अमन मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयार है। दूसरी जानिब आलमी मीडिया ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अमन मुआहिदे के हवाले से बयान ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया और सोशल मीडिया पर भी वज़ीर आज़म का बयान टॉप ट्रेंड बन गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत का ऐलान। ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से आज मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। मुआहिदा होने पर आबने हुर्मुज़ खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान से अब क्या किया जाने वाला मुआहिदा ओबामा दौर के मुआहिदे से मुख्तलिफ है। इस मुआहिदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान दर हकीकत अब एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम ईरान समेत पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ तवील मुद्दत तक मिलकर काम करना चाहते हैं। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से बेहतर और मुख्तलिफ होगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहिदे से मुतालिक टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। कीर स्टार्मर ने ईरान से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहिदे की हिमायत के साथ इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मुआहिदा पायदार और देरपा अमन को यकीनी बनाने वाला होना चाहिए। कीर स्टार्मर ने इस अज़्म का यादा कि बरतानिया किसी भी अमन मुआहिदे के नफाज में ताउन के लिए तैयार है और उसकी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने आइंदा भी एक दूसरे के साथ करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने कहा है कि अमरीका के साथ मुआहिदे की मुसव्वदे की तैयारी के बाद उस पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। एक टेलीविज़न इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जैसे ही मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल मुकम्मल होंगे ये मुआहिदा दस्तखत और ऐलान के लिए पेश किया जाएगा। दस्तखत इब्तदाई तौर पर डिजिटल तौर पर होंगे। उनका कहना था कि हर फरीक अलग से दूर दराज से दस्तखत करेगा। इसके बाद ऐलान किया जाएगा कि इस मफाहमती याददाश्त को दोनों फ़रीकों ने दस्तखत कर दिए हैं। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम उस्सानी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खलीजी बहरान के दौरान अमन के क़याम के लिए कतर की जानिब से पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कतर के हम मनसब को बताया कि मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन के माबैन अमन मुआहिदे पर बहुत जल्द दस्तखत होने वाले हैं। पाकिस्तान की सिफारती और अमन कोशिशों को
सराहते हुए कतर के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों को मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। कतर ब्रदर मुल्क पाकिस्तान की अमन कोशिशों के हिमायत पर फ़ख्र महसूस करता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हब्द सानी को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की अपनी दावत का इआदा भी किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमत के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए उम्मीद का इज़हार किया कि मुस्बत पेशरफ्त से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा पेशरफ्त के हवाले से बाहमी राबते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम किया और कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत करने की तकरीब आज मुतवक्के है। फ़रीक़ैन ने उम्मीद ज़ाहिर की कि इस पेशरफ्त से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम आएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात और सालसी के अमल में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुलाती के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी सिफारती कोशिशों में मुस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम किया। फ़रीक़ैन ने उम्मीद का इज़हार किया कि अमरीका और ईरान के दरमियान जारी राबतों का जल्द और तामीरी नतीजा सामने आएगा, जो खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम में मुआविन साबित होगा। गुफ्तगू के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के हवाले से बहुत जल्द अच्छी खबर मिलेगी। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों के हवाले से पूरी दुनिया में सूरत हाल ख़राब है, ताहम हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली से न सिर्फ यहाँ तेल मौजूद है बल्कि कम से कम बोझ अवाम पर डाला गया है। आज़ाद कश्मीर में हालात के बारे में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का हर मुतालबा माना गया। उनके 28 निकात में से 26 मान लिए, लेकिन फिर भी वो राज़ी नहीं हुए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, हमने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी मफाहमत की तजवीज़ पर हम मिल बैठने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों को अपने वसाइल पर पूरा हक हासिल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का हिस्सा 100% तक बढ़ाया गया। तफसील बताएंगे उमर फारूक। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मुल्क हमारा घर है, इसकी तरक्की और दिफा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से कहा कि आए बैठे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर, कोई लड़ाई नहीं। तारीख के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक्त बतौर लीडर द अपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबों की यकसा तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। रेकोडेक का मुआहदा बलोचिस्तान के ज़ोमा की मुशावरत से वजूद में आया। उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में ट्यूबवेलों की शमसी तवानाई पर मुंतकिली, 300 अरब रुपए की क्वेटा चमन शाहराह की तामीर समेत मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये मुझसे जवान है। उसके लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। सूबों के जो मुआशी वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2010 के NFC अवार्ड में जनाब स्पीकर बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, और ये कोई बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं था, चारों सूबों ने और सबसे ज्यादा पंजाब ने अपना शेयर डाला। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में हर रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बाड़ लगाने का मकसद अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। बातचीत के लिए पेशकश की, और आज जब हम यहाँ हैं तो हम यहाँ भी बातचीत की पेशकश कर रहे हैं।
رویوں کا فرق ہے, نیت کا فرق ہے, اور ایفرٹ اگر دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ کے اوپر پوری دنیا معترف ہے, تمام میڈیا معترف ہے, اوپینین میکرز, اکانومسٹ, ہر بندہ اس بجٹ پہ پازیٹیو بات کر رہا ہے. اور میں چند اپوزیشن کے ممبرز کو سراہنا بھی چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی تجاویز آتی ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ بہت ہوم ورک کرتے ہیں. اسپیشلی یہاں پہ میں دیکھتا ہوں مبین جٹ صاحب ہیں, اویس حیدر جھکڑ صاحب ہیں, ان کے ساتھ اسامہ گیاس میلا صاحب ہیں, بہت محنت کر کے آتے ہیں, پڑھ کے آتے ہیں, اور فائنانس بھی ان کی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کیونکہ صاحب تجاویز ہوتی ہیں, سیکٹورل ایشوز پہ وہ بات کرتے ہیں. مگر اس بجٹ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جہاں پہ سیاسی بات کرنا اپوزیشن کا حق ہے, وہیں پر اس بجٹ کو لے کر جو مثبت اقدامات کیے گئے ہیں ان کی تعریف ضرور ہونی چاہیے. اور ابھی تنخواہ دار طبقے کی بات ہو رہی تھی جناب اسپیکر, تنخواہ دار طبقے کو جو خاطر خواہ ریلیف دیا گیا ہے وہ تمام تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہے جن کی ماہانہ تنخواہ 50,000 اور اس سے نیچے ہے, اس پر کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہے. اور یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی آپ نے لاکھوں روپے تنخواہوں والوں کو ریلیف دیا ہے, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 50,000 تک تنخواہ لینے والوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. جس کی تنخواہ 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ ہے اس پہ 1% ٹیکس ہے, اور 6 لاکھ سے اوپر آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو پروفیشنلز کی تنخواہ دار لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا گیا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ ایسا دور آیا تھا کہ جب سیاسی لیڈر جو ان کی جماعت کے سربراہ ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. یہ 1 مہینے کی بات ہے, یہ 2 مہینے کی بات ہے, یہ ڈیفالٹ آج ہوا, کل ہوا, اور پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرے, پاکستان میں اکنامک ایکٹیویٹی ختم ہونے لگی ہے, اور شرطیں لگی ہوئی تھیں. یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر, مگر اس رب ذوالجلال کو کچھ اور منظور تھا. ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا, مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی اور حوصلہ پکڑا. اور مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے کئی افسران وہ چھٹی لے کر چلے گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا بنتا ہے. ایسے وقت میں نہ صرف حکومت کو سنبھالا, معیشت کو سنبھالا دیا, ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی میاں شہباز شریف نے. اور یہ سیاست یہی رہ جانی ہے. تاریخ اس قدم کو یاد رکھے گی جب وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ نعرہ لگایا کہ میں ریاست کو بچاؤں گا, مجھے سیاست کی پرواہ نہیں ہے. اور یہ وہ وقت تھا جب پیرس کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات طے پائے. وہ اگر میٹنگ نہ ہوتی, شہباز شریف صاحب ایفرٹ نہ کرتے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نہ جاتے, تو آج جو خوشحالی آئی ہے یہ ممکن نہ ہو پاتی. آج اگر آپ اس دور سے کمپیئر کریں, یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حالات تھے کیا. پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ اس طرح فلکچویٹ ہوتا تھا جیسے پنکھا چلتا ہے. صبح ڈالر کا ریٹ اور تھا, دوپہر اور تھا, شام اور تھا. ذرا کاروباری طبقے کو پوچھئے جناب والا کہ وہ ایلسیاں نہیں کھلتی تھی ان کی, ایکسپورٹرز کا مال پورٹ پر پڑا ہوتا تھا, وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا تھا. ایکسچینج ریٹ کی فلکچویشن تھی, مہنگائی 38% کے اوپر تھی, انٹرسٹ ریٹ 22% کے اوپر تھا.
کاروباری طبقہ پس کے رہ گیا تھا. کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں ہوں, میری پوری جماعت جیلوں کے اندر ہے, ہم مقدمات بھگت رہے ہیں, مگر میں پھر بھی پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ آؤ مساق معیشت کریں, اس ملک کی عوام کو بچائیں. آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا. آپ نے کہا نہیں. میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, ہماری یادداشت بہت چھوٹی ہے, ہم آج کی بات کرتے کل کی بات نہیں کرتے, مگر میں کچھ چیزیں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں, بدھ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے. ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ان کے وزرائے خزانہ نے اس وقت آئی ایم ایف کو جو لیٹر لکھے, میں وہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے تو آپ چاہتے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرے. میں آج اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نیچے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا اکانومی کے لیے ہم اس کی تعریف کریں گے, مگر ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کے خلاف سازش کریں, جس طرح انہوں نے اپنے دور میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے کی تھی. اور نہ صرف اس پر بیانیہ بنایا گیا, پوری کیمپین چلائی گئی. آئی ایم ایف کو خطوط جو لکھے گئے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں, تاریخ میں ہمیشہ وہ یاد رکھا جائے گا. ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف پیرس میں میٹنگ کر کے معاملات کو جوڑ رہے تھے اور یہاں سے خط لکھے جا رہے تھے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ نہ ملے. جناب والا, یہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے, بہت سارے لوگوں نے اس پر ایفرٹ کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا اس میں بہت ایفرٹ ہے, ان کی بہت کاوش ہے. اور یہ جس طرح وزیر اعظم کہتے ہوتے ہیں, یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کے اندر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی ٹیم کا بھی بھرپور حصہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سٹیبلٹی ملک کے اندر آئی ہے. جناب والا, اگر میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کی بات کروں تو یہ فگر جھٹلائے نہیں جا سکتے. جی ڈی پی گروتھ جب یہ چھوڑ کے گئے تو -0.2% کے اوپر تھی, آج 3.7% کے اوپر ہے. جناب والا, اگر آپ پر کیپٹا انکم کی بات کریں تو پچھلے سال سے آپ کمپیئر کر لیں تو وہ $1,751 تھی, اب وہ $1,901. یہاں سے یہ جی ڈی پی زیادہ بتا رہے ہیں, میں ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں. اکانومی کی مجھے پوری سمجھ ہے, آپ نے جو کووڈ میں بیس لائن نیچے کی تھی اس کا بھی ذکر کر لیں, جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک گروتھ بڑی تھی. تو یہ بیس لائن کو ہم نے نہیں چھیڑا, بیس لائن آپ نے لوور کر کے اپنی گروتھ زیادہ دکھائی تھی, ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے. جناب والا, اس کے علاوہ انفلیشن کا اگر ذکر کریں, مہنگائی کی شرح اگر یہ سنبھالا اکانومی کو نہ دیا ہوتا اور دن رات ایفرٹ نہ کی ہوتی میاں شہباز شریف صاحب نے, ان کی ٹیم نے, تو کیا یہ سنگل ڈیجٹ کے اندر آ سکتی تھی؟ کیا مہنگائی جو 38% کے اوپر تھی اگر وہیں رہتی تو آج ملک میں کیا حالات ہوتے؟ انٹرسٹ ریٹ اگر رہتا 22% کے اوپر ہی اور 11% کے اوپر نہ آتا تو ملک کے اندر کیا حالات ہوتے؟ اور جناب والا, جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں, آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 3.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے, اور ریمیٹنسز جو ہیں انہوں نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں. جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں آج $17.2 بلین پہ کھڑے ہیں, جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ $9 بلین کے اوپر کھڑے تھے. جناب والا, ریمیٹنسز آج $33.9 ارب کے اوپر ہیں, ایئر آن ایئر 9% کا انکریز ہے, جو کہ ہائیسٹ ایور انکریز جو ریکارڈ ہوا ہے. آج آپ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹ کو دیکھ لیں, $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے, جس میں فری لانسرز کا $995 ملین کی کنٹریبیوشن ہے. آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں, آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہائیسٹ تھا 2022 میں 8% کے اوپر, اٹ از ناؤ 0.7% آف جی ڈی پی.
जनाबे वाला, ये जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, ये ओवरनाइट नहीं आई। जब डिफॉल्ट के दहाने पे थे तब तो यहां से खुशियां मनाई जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, इनका लीडर और इनके तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज डिफॉल्ट हुआ, कल हुआ। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, कम से कम इस चीज को तस्लीम तो करें कि इकोनॉमी स्टेबल है, दुनिया इस बात की मोतरफ है। आज अगर हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने पहली चीज जो अपने होम ग्रोन एजेंडे पर लेकर आए वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिफॉर्म्स थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। एफपीआर के रिफॉर्म्स में मैं आज इस हाउस में चैलेंज करता हूं, आप आज किसी कस्टम्स के अफसर की सिफारिश करें, किसी इनकम टैक्स के अफसर की सिफारिश करें, क्योंकि वहां पे एक सिफारिश कल्चर था। आज आप सिफारिश करेंगे, शाम तक वो बंदा सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि रेटिंग की गई है, रिपोर्ट्स मुरतब की गई हैं, ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग ट्रांसफर का सिस्टम इन प्लेस किया गया है कि सिफारिशी अफसर वहां पर नहीं लगेंगे। इसके अलावा अरबों रुपए लिटिगेशन के अंदर थे। होता क्या था, अरबों रुपए का टैक्स है, वकील एफबीआर का मिला हुआ है जिसने टैक्स देना है उसके साथ, और मिली भगत से स्टे ऑर्डर लिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख ली जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने ट्राइब्यूनल बनाए मेरिट के ऊपर, ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन, मैं खुद वकील हूं, मैं इस बात को समझता हूं कलूजन होती है, हमारे यहां भी ब्लैक शीप हैं, हमारा पेशा, उसमें भी लोग मौजूद है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं। अब हमारे बहुत सीनियर है पेशे के लिहाज से, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। एफबीआर के वकील मिले होते थे, बिल्कुल मिले होते थे एफबीआर के वकील। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप आ जाएं, मेरे से फैक्ट पे बात कर लें। एफबीआर के वकील मिले होते थे जिन्होंने टैक्स देना, उनके साथ अरबों रुपए की कलूजन थी। अब ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, उनके चेयरमैन मेरिट पे अपॉइंट हुए हैं, वकीलों को मेरिट पे लिया गया है और अरबों रुपया रिकवर किया गया। और इसके साथ साथ चंद इंडस्ट्रीज जिनका विंडफॉल टैक्स था, जिसमें शुगर है, टोबैको है, सीमेंट है, बेवरेजेस हैं, इन इंडस्ट्रीज को कोई पूछता ही नहीं था कि जितना मर्जी मुनाफा कमाओ। मुश्ताक साहब, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपया रिकवर किया गया है टैक्स की मद में। ये जो गुंजाइश पैदा की गई है तनख्वाहदार तबके के लिए, महरूम तबकात के लिए, ये जो शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल एफर्ट थी, जिसके जरिए इन इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए, मॉनिटरिंग को इफेक्टिव किया गया, ईमानदार लोग लगाए गए, 60 अरब रुपया सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से रिकवर हुआ है। इसके अलावा पिछले साल जो शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्ट सुपरविजन में पूरी फाइनेंस की टीम, एफबीआर की टीम ने मेहनत की, औरंगजेब साहब, उनकी पूरी टीम इसमें बहुत एक्टिव रही, चेयरमैन एफबीआर बड़े एक्टिव रहे। इन्फोर्समेंट मेजर्स की मद में 800 अरब रुपया कलेक्ट किया गया है, जिससे ये गुंजाइश पैदा हुई है। क्या इससे पहले ये इनके पास भी हुकूमत थी, ये तब लगे हुए थे सियासी बयानियां बनाने। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये काम आप भी कर सकते थे। ये जो 800 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है, ये विल टू डू से हुआ है, ये डिटर्मिनेशन से हुआ है, ये शहबाज शरीफ साहब की एक एफर्ट है इस मुल्क के लिए, जिसके तहत ये इन्फोर्समेंट हुई। और इसके साथ साथ आप आज पोर्ट पे चले जाएं, पहले पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस में कई कई दिन लगते थे, कई कई हफ्ते, कई कई महीने लगते थे, वहां भी करप्शन वाज रैम्पेंट। अब फेसलेस अप्रेजल सिस्टम वहां पे इंस्टॉल किया गया और एफपीआर ये सिस्टम पूरे मुल्क के अंदर लेके जा रहा है, जहां पे टैक्स देने वाले का टैक्स कलेक्ट करने वाले से आमना सामना नहीं होगा। वो आईटी बेस्ड सिस्टम के तहत फेसलेस सिस्टम होगा, मास्किंग होगी, ताकि किसी किस्म की वहां पे लीकेज ना हो सके। ये जो एफपीआर के रिफॉर्म्स किए गए, जिसके तहत इतना बड़ा रिलीफ कौम को दिया गया है, इसका इंपैक्ट एक एक शहरी तक जाएगा। इसका इंपैक्ट उन लोगों तक जाएगा जो टैक्स अदा करते थे मगर टैक्स ना अदा करने वाले का भी बोझ उठाते थे। आज इस मुल्क में एक मुनसिफाना सिस्टम लगा दिया गया है कि टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाला अब नहीं उठाएगा। और मैं
یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جو ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس دینے والا اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. اور میں یہاں پہ بلال کیانی صاحب کو پرائیویٹ صاحب نے ٹاسک کیا ریٹیلرز کے حوالے سے. 36 لاکھ ریٹیلر ٹیکس نیٹ سے باہر تھا اس ملک کا, اور ان کے ساتھ ان کی اپنی ڈیمانڈ کے اوپر ان کی اپنی یہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں اور اس کا کوئی شفاف سسٹم بن جائے. مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایف بی آر کے ریفارمز کیے ہیں, اچھے افسر لگائے ہیں, ٹرانسپیرنسی آئی ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے, اور شہباز شریف صاحب نے شروع میں ہی فری آف کاسٹ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کو فنڈ کیا. یہ کاوش ہوتی ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آؤ, پاکستان میں سسٹمز لگاؤ. اینڈ سیم گوز فار, ابھی چائنا گئے, علی بابا کے ساتھ موقع پہ ڈیل کی, وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ علی بابا کا چیئرمین یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے آج شہباز سپیڈ دیکھی ہے کہ موقع پہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے اور ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ جو میں ریٹیلرز کی بات کر رہا تھا کہ 36 لاکھ ریٹیلر وہ اس اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کے اندر آیا جو پہلے ٹیکس نیٹ سے باہر تھا, اور ان کے لیے بھی ایک منصفانہ سسٹم بنایا گیا ہے فکس ٹیکس کا کہ وہ ٹیکس کی ایک رقم ادا کریں گے, ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جو اپنی دکان کے باہر لگائیں گے. اور دیکھیے یہ بجٹ جس میں تنخواہ دار کو ریلیف ملا, جس میں غریب آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے, جو میں نے جیسے کہا کہ 50,000 سے نیچے جو تنخواہ لے رہا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے, 50,000 سے لاکھ روپے والا جو لے رہا ہے 1% ٹیکس ہے, اس کے اوپر تمام سلیبز کو ریلیف دیا گیا ہے. مڈل کلاس کا بہت بڑا گلہ تھا کہ جی ہم 5 مرلے کا گھر 10 مرلے کا گھر بیچتے ہیں یا 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو اس بجٹ کے اندر وزیر اعظم نے خصوصی ریلیف دیا ہے کہ اب جو مڈل کلاس اپنی چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کی سیل پرچیز کرتی تھی ان کا ٹیکس بھی جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا ہے تاکہ ہاؤسنگ سیکٹر کو مزید تقویت ملے. اور جناب والا یہ جو ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو وزیر اعظم کی خصوصی کاوش کے تحت جو ریلیف دیا گیا ہے یہ صرف ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں ملے گا. ہاؤسنگ سیکٹر کو 12 انڈسٹریز ہیں جو فیڈ کرتی ہیں, اس میں سیمنٹ جاتا ہے, اس میں سریا جاتا ہے, اس میں فٹنگز جاتی ہیں, اس میں مختلف انڈسٹریز کا حصہ ہوتا ہے. اور جو اپنا گھر سکیم انٹروڈیوس کی گئی ہے جس میں محروم طبقات کو لون ملے گا 1 کروڑ تک, جس کے لیے 90 ارب روپیہ ڈسپرس کر دیا گیا ہے, 11 ارب روپیہ آلریڈی لگ چکا ہے, اس سال بھی اس کی پروویژن رکھی گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ایک سرج آئے گا اس سے پورے ملک کے اندر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے, لوگوں کو سستا گھر بھی ملے گا. اور ہم نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں تو یاد کبھی نہیں دلانی کیونکہ وہ ایک ماضی کا قصہ ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنا گھر کے تحت جن لوگوں کو گھر مل رہے ہیں, کوئی نائب قاصد ہے, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی کسان ہے, کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے, کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے, جن کو یہ گھر مل رہے ہیں, یہ بہت بڑا بوسٹ ہے محروم طبقات کے لیے, مڈل کلاس کے لیے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سے اکانومی کا پہیہ تیزی سے چلے گا. اور میں آگے بڑھتے ہوئے اب ایکسپورٹرز کے اوپر آؤں گا کہ اس ملک میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے تو وہ صرف ایکسپورٹر کو فائدہ نہیں ہوتا. اگر ایکسپورٹ بڑھے گی, فیکٹریاں اور لگیں گی, ایکسپینشن ہوگی, ڈائیورسفیکیشن ہوگی, لوگ نوکریاں دیں گے, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, ملک کے اندر معیشت کا پہیہ اور تیزی سے چلے گا. ایکسپورٹرز کی جو دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ایڈوانس ٹیکس ختم کیا جائے وہ ختم کیا گیا, منیمم ٹیکس کو مزید کم کیا گیا, اور سپر ٹیکس پہلے تجویز آئی تھی کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ جو 50 کروڑ تک کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے ختم کیا جائے, مگر وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام ایکسپورٹرز کے لیے اس ملک میں سپر ٹیکس کو ختم کر کے دکھایا ہے. اور یہ فیصلے ان آئسولیشن نہیں تھے, یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں پورے ہفتے لگے ان لوگوں سے کنسلٹیشن کرتے ہوئے. اس میں انڈسٹریز کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی, چیمبر کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی, آئی ٹی سیکٹر سے الگ ہوئی, تمام سیکٹرز کو, یہ وزیر خزانہ بیٹھے, بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں, تمام سیکٹرز کو اس میں کیٹر فار کیا گیا.
एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को बुलाया गया, उनसे तजावीज ली गई। अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात होगी और बताया जाएगा कि कितना रिलीफ दिया गया है, ना सिर्फ विद रिगार्ड टू जो यूथ को लोन्स दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, बल्कि जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट होगा उस पे कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। ये शिपिंग के बैठे हैं मिनिस्टर हमारे जुनैद अनवर साहब, शिपिंग सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स को 18% से 0% कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूं कि ये बजट हर तबके का बजट है, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, रिटेलर का, हर तनख्वाहदार का, हर तबके का, तो ये गलत नहीं होगा। और खवातीन के हवाले से ये बहुत बड़ी डिमांड थी इस मुल्क में कि पिंक टैक्स को खत्म किया जाए। आज उनकी हाइजीन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को 0% कर दिया गया 18% से। और ये देखिए पॉपुलेशन हमारा एक बहुत बड़ा मसला है और पॉपुलेशन के हवाले से बहुत बात होती है और इस पे मैं समझता हूं कि बड़ी जरूरत है इस मसले को एड्रेस करने की। उसको भी केटर फॉर किया गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर भी जो टैक्स था 18% उसको भी 0% कर दिया गया है। तो ये बजट एक रिलीफ का बजट है, ये बजट एक ऐसे दौर का बजट है कि हम खुशहाली वाले दौर में दाखिल हो रहे हैं और ये पूरी काबीना इस बात को जानती है। ख्वाजा साहब बैठे हैं कि वजीर आजम एक एक लम्हा पिछले पूरे साल इस कोशिश में रहे कि मैं गुंजाइश पैदा करूं, मैं रिलीफ लेके आऊं, और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि उन्होंने किस तरीके से कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं, हमारे बाकी भी ऑब्लिगेशंस हैं, उसके साथ साथ इस सारी चीज को एफिशिएंटली और एक कॉम्पिटेंट तरीके से मैनेज करके जाती एक एफर्ट किया, दिन रात एक किए, खून पसीने बहा के आज इस मकाम पे हम पहुंचे हैं कि जो 2 साल से वजीर आजम कह रहे थे कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। आज वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ पे मबनी बजट दिया गया है और हर तबके को इसके अंदर गुंजाइश पैदा करके उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया है। ये आगाज है एक ऐसी ग्रोथ का जिससे हम इंशाल्लाह ताला एक ऐसी इकोनॉमी बनेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। जनाबे वाला, मैं इन कंक्लूजन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अच्छी तजावीज भी आती हैं, मगर खुदारा जहां पाकिस्तान की बात हो तो कम से कम हमारी बात ना करें, हमें दाद ना दें, मगर पाकिस्तान की इज्जत में अपनी इज्जत महसूस करें, पाकिस्तान के फख्र में अपने फख्र महसूस करें। और पाकिस्तान को जो पजीराई मिल रही है बैनुल अक़वामी सतह पे, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया मोतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए जो अपना किरदार अदा किया है, और आज पूरी दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से ना सिर्फ अमन का क़याम हुआ है बल्कि हम पूरी दुनिया की इकॉनमी इससे बेनिफिट करेंगी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो एक टीम वर्क है जिसमें SIFC का बहुत रोल है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी पूरी टीम और साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनकी पूरी टीम, वो खारजा महाज हो, वो इकॉनमी का महाज हो, आज पाकिस्तान वो पाकिस्तान है कि हम फख्र से कह सकते हैं कि आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर गामज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ अपनी बात इस बात पे ख़त्म करूंगा, परवीन शाकिर के ये अशार हैं कि बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है, और बज़्म अंजुम में कबा खाक की ओढ़ी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। कौमी असम्बली इजलास वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हर कोई बजट पर मुस्बत बात कर रहा है। माजी में पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें की जाती रहीं, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने पर शर्तें लगाई जाती थीं। मुस्लिम लीग नून ने मुश्किल मौशी हालात में इक़्तिदार संभाला। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रियासत की बका के लिए अपनी सियासत तक कुर्बान की। हर कोई बजट पर मुस्बत बात कर रहा है। बजट में मुस्बत इक़दामात की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। 50,000 रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं होगा। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4।
लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। भाई वो उस वाले काउंटर पे जाइए। सुने मैम वो काउंटर नंबर 4। लंच ब्रेक के बाद आना है। क्या हुआ, थक गए तो खिड़कियों के चक्कर छोड़ो और FPR, नादरा, ट्रैफिक चालान, गाड़ी का टोकन या पासपोर्ट फी जैसी तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैज़ कैश है ना। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी के आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बातचीत की इब्तदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल इताअत से होती है। एक्स पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई आजकल किसी एजेंडे पर चल रहे हैं। उन्हें चाहिए कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 ज़रूर पढ़ें, जो हर शहरी से रियासत के साथ गैर मुतज़ल्ज़ल वफादारी का तकाजा करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में सूरह अल माइदा की आयत का हवाला भी दिया। सूबाई हुकूमत की नाअहली के बायस पाड़ा चनार बुनियादी सहूलतों से महरूम और तामीराती मनसूबे गफलत का शिकार हैं। पाड़ा चनार में अपर कुरम के अहम इलाके ज़ेडान को मिलाने वाली सड़क का मनसूबा सूबाई हुकूमत की नाअहली की नज़र हो गया है। अपर कुरम में ज़ेडान सड़क मनसूबे का टेंडर मंजूर होने के बावजूद तामीराती काम ताहाल शुरू ही नहीं हो सका। अपर कुरम के मकामी अफराद का सूबाई हुकूमत की नाअहली का जिक्र करते हुए कहना था कि सड़क की खस्ताहाली के बायस इलाके के लाखों की आबादी को आमदोरफ्त में मुश्किलात दरपेश हैं। एक मकामी शहरी का कहना है कि ठेकेदार को अदायगी न होने के बायस तामीराती मनसूबे पर काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से ठेकेदार को काम शुरू करने के एवज 15% कमीशन देने पर मजबूर किया जा रहा है। खस्ताहाल सड़क ने मामूलात ज़िंदगी मफलूज कर दिए हैं। मरीजों को हस्पताल ले जाना भी मुश्किल हो गया है। और अब आपको ले चलेंगे चीन के इलाके नंगशिया के शहर मिनिंग टाउन के एक गाँव में, जहाँ मशरूम के मुख्तलिफ अक़साम काश्त करने के लिए इसकारा मटीरियल तैयार किया जाता है। मशरूम खाने के अलावा इससे चाय, कॉफ़ी और इसके रॉ मटीरियल के फाइबर से भी मुख्तलिफ अशिया तैयार की जाती हैं। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा साथी हैं सलमा कौसर। मज़ीद उनसे जानते हैं। सलमा कौसर, आगाह करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ निंगशिया में मिनिंग टाउन के इलाके युएंगी में, और यहाँ पर मशरूम फार्मिंग का आगाज किया गया है लोगों का तर्ज जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, उनको गुर्बत से निकालने के लिए। और ये मशरूम फार्मिंग यहाँ पर शुरू की गई थी एक मुआहदे के तहत जिसका नाम था मिनिंग कॉर्पोरेशन। ये मुआहदा था फौजियान और निंगशिया के दरमियान, ताकि लोगों का तर्ज जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इन लोगों को सिखाया जाए कैसे ये लोग पैसे कमा सकते हैं। और खवातीन को रोजगार मिला इस मशरूम फार्मिंग के जरिए, बल्कि बुजुर्ग शहरियों को भी यूटिलाइज किया गया कि वो अपनी एबिलिटीज के मुताबिक काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऐसी खवातीन को भी यहाँ पर काम करते देखा जो कि डिसेबल थी या वो डिफरेंटली एबल थी। तो मशरूम यहाँ पर कैसे उगाए जाते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पर ऐसा होता है कि खास किस्म की घास उगाई जाती है, उस घास से एक स्टिक बनती है, उस स्टिक को जमीन में दफन कर दिया जाता है जिससे मशरूम निकलते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि उस स्टिक को इस खास मसाले के अंदर दबाया जाता है और इससे मशरूम निकलना शुरू होते हैं, जैसे कि आपको इस छोटे से प्लांट में नजर आ रहे हैं। ऐसे बहुत से प्लांट यहाँ पर मौजूद हैं। तो मशरूम जब बन जाते हैं उसके बाद उनकी छांटी करके, उनको ड्राई करके और उसके बाद पैक किया जाता है। ना सिर्फ चाइना भर में बल्कि दुनिया भर में भी भेजे जाते हैं। यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिसके जरिए लोगों तक मशरूम को पहुंचाना आसान होता है। यहाँ के लोग अब अच्छा रोजगार रखते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, इनका मेयार जिंदगी बेहतर हुआ। यहाँ के लोग अब ये कह सकते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए इनके पास पैसे हैं। तो मेयार जिंदगी बेहतर बनाना इस सारे मंसूबे का मकसद था, जो कि नजर आता है कि अचीव हो चुका है बहुत हद तक। बहुत शुक्रिया सलमा कौसर, आप चीन में मौजूद हैं और वहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस हैं उस हवाले से हमें भी आगाह कर रही हैं। नाज़रीन, चीन ही की बात कर लेते हैं। चीन ने नंगशिया में गुर्बत के खात्मे के साथ साथ मिनिंग टाउन में सूबा फौजियान के ताउन से स्कूल और अस्पताल भी कायम किए हैं, जहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम और लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर हुमा सदफ से। जी हुमा, आगाह कीजिएगा।
मैं निंगशिया में मिनिंग टाउन के हेल्थ केयर सेंटर में मौजूद हूँ जो फौजियान के ताउन से बनाया गया है। ये मिनिंग टाउन की जो आबादी है वो तकरीबन 61,000 है। ये अस्पताल छोटा अस्पताल इसलिए बनाया गया कि उनको बहुत दूर ना जाना पड़े। यहाँ 45 बेड्स हैं, रोजाना 500 मरीज ओपीडी में चेक होते हैं। यहाँ जो चीन का रिवायती अंदाज है इलाज का वो भी अपनाया जाता है, वेस्टर्न इलाज भी किया जाता है और इसके अलावा अगर कोई हर्बल इलाज कराना चाहे तो वो भी मुमकिन है। अगर कोई ऐसी बीमारी हो कि बड़े अस्पताल में कंसल्ट करना हो तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के बाद उनको दवा दी जाती है और अगर जरूरत पड़े कि उनको फिजिकली भेजना पड़े तो फिर उनको रेफर कर दिया जाता है। तो इस आबादी के हिसाब से ये एक बड़ा अच्छा अस्पताल है जहां फौजियान से एक साल की डेपुटेशन पर डॉक्टर्स आते हैं। 150 के करीब यहाँ डॉक्टर काम करते हैं। इसी तरह 75-80 से ज्यादा दीगर तकनीकी अमला यहाँ मौजूद है, मशीनरी यहाँ मौजूद है। उसके अलावा एक बात बताते चलें आपको, इससे कब हमने मिनिंग टाउन के स्कूल का भी दौरा किया और वो दौरा बहुत खूबसूरत था क्योंकि वो छोटे बच्चों का स्कूल था। वहाँ ना सिर्फ रिवायती तालीम दी जा रही थी बल्कि बच्चे पीटी कर रहे थे, इंडोर और आउटडोर गेम्स खेल रहे थे। इसके साथ साथ उनको म्यूजिक सिखाया जा रहा था, उनका एतमाद देखने वाला था। वो चीन में अभी बहुत अरसा नहीं हुआ कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने का रिवाज हो, इसलिए इंग्लिश भी यहाँ पर ज्यादा लोगों को नहीं आती, मगर अब बच्चों को स्कूल में इंग्लिश सिखाई जा रही थी। वो बच्चे अभी इंग्लिश नहीं जानते थे मगर वो पाकिस्तान के बारे में जानते थे और जिस तरह उन्होंने पाक चीन दोस्ती के नारे लगाए, जितने भी लोग वहां मौजूद थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अलावा भी दीगर ममालिक से था, वो उन सबको याद हो गए और जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने जिक्र किया वो काबिल दीद था। ये बात मैं बताती चलूं कि चीन ने सिर्फ मिनिंग टाउन के अवाम को माली खुशहाली देने के लिए काम नहीं किया बल्कि उनकी तालीम और सेहत के लिए भी काम किया है, उसको एक नजरअंदाज नहीं किया। यही वजह है कि आज जो मिनिंग टाउन के अवाम हैं, जो चीन के अवाम हैं, वो ना सिर्फ सेहतमंद हैं, तालीम याफ्ता हैं बल्कि खुशहाल भी हैं। नाज़रीन, सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ने नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के इश्तराक से इस्लामाबाद में आलमी यौम इंसदाद चाइल्ड लेबर मनाया। तकरीब से खिताब में पार्लिमानी कॉकस बराए हुकूक अतफाल की कन्वीनर डॉक्टर निकत शकील खान ने कहा कि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ पायदार कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर शाज़िया सबिया असलम सुमरो और रियाज फतियाना ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मजबूत निज़ाम और मौजूदा क़वानीन पर मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए स्कूलों में दाखिले और हाजिरी की शरह में बेहतरी समेत पार्लियामेंटेरियंस, सरकारी इदारों और सिविल सोसाइटी के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। स्पार्क के चिल्ड्रन क्लब्स के अराकीन ने चाइल्ड लेबर में मसरूफ़ बच्चों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। तहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज 5 मैच हैं। कतर और स्विट्जरलैंड, मराकश और ब्राज़ील का मुकाबला बराबरी की बुनियाद पर ख़त्म हुआ। स्कॉटलैंड ने हेटी जबकि ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को हरा दिया। मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में ग्रुप से कतर और स्विट्जरलैंड के दरमियान खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। स्विस टीम ने आगाज से ही मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी
और खेल के 70वें मिनट में डोनाल्ड अडबोनो ने अपनी टीम के लिए गोल किया। स्विस टीम ने दूसरे हाफ में भी हरीफ टीम को टफ टाइम दिया और मैच के खत्म तक बढ़तरी बरकरार रखी। ताहम आखिरी लम्हात में कतर टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए कमबैक किया और मैच को 1-1 गोल से बराबर कर दिया। ग्रुप सी में मराकेश और ब्राजील की टीमों के दरमियान न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला गया मैच भी 1-1 गोल से बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुआ। दोनों गोल पहले हाफ में खेले गए। मराकेश की जानिब से इस्माइल सेबारी ने 21वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को सबकत दिलाई, जिसे 11 मिनट बाद विनीशियस जूनियर ने बराबर किया। दोनों टीमों के दरमियान खेल का दूसरा हाफ गोल से खाली रहा। मैसाचुसेट्स में स्कॉटलैंड ने हैटी को 1 गोल से शिकस्त दी। मैच का वाहिद और फैसलाकुन गोल जॉन मैकजिन ने 28वें मिनट में किया। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ऑफिशियल फुटबॉल की सियालकोट में तैयारी पाकिस्तान के लिए आलमी एजाज बन गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी सतह पर अपनी सनती महारत का लोहा मनवा लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ऑफिशियल फुटबॉल भी सियालकोट में तैयार की जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज है। आलमी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक सियालकोट दुनिया की तकरीबन 70% फुटबॉल्स तैयार करता है और गुज़श्ता 40 बरस से फीफा वर्ल्ड कप के लिए फुटबॉल्स बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आलमी नशरियाती इदारे के मुताबिक फुटबॉल में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैच ऑफिशियल्स को जल्द और बेहतरीन फैसले लेने में मदद देगी। आलमी माहिरीन के मुताबिक सियालकोट की सनत ने आलमी स्पोर्ट्स मार्केट में पाकिस्तान की बरामदी ताकत को जाहिर कर दिया। पाकिस्तान की फुटबॉल इंडस्ट्री दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए मयार और एतमाद की अलामत बन चुकी है। रुख करेंगे मेन डेस्क का। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़।